नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं कानून की बातें और मैं हूं बजरंग बली उपाध्याय, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, जजमेंट की, जो वैवाहिक विवाद, तलाक, समझौते और घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जुड़े मामलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर वैवाहिक विवाद के मामलों में यह सवाल आता है मित्रों कि अगर पति पत्नी के बीच विवाद समाप्त करने के लिए बाकायदा समझौता हो गया हो, पत्नी ने भविष्य में भरण पोषण या कोई अन्य मौद्रिक दावा न करने की बात स्वीकार कर ली हो और उसी आधार पर दोनों का तलाक भी हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, तो क्या बाद में पत्नी उसी पुराने विवाद को लेकर डीवी एक्ट के तहत फिर से भरण पोषण का कोई मुकदमा कर सकती है या कोई आर्थिक राहत मांग सकती है? यानी जब एक बार सुलह समझौते के आधार पर आपसी सहमति से डिवोर्स हो जाए तो क्या बाद में पत्नी एक दूसरा मुकदमा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत करके फिर से रुपए और भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो मित्रों, इसी के संबंध में अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने से एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि जब एक बार सुलह समझौता हो जाए तो दोबारा मुकदमा नहीं किया जा सकता। यानी सुलह समझौते के दोनों पक्ष उस सुलहनामे को मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको शुरू में ही एक बात बता दूं कि हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसलिए इस जजमेंट के आधार पर आप अपने किसी मामले में स्वयं कोई निर्णय ना लें, बल्कि अपने निकट के किसी अधिवक्ता से मिलकर पहले कानूनी सलाह प्राप्त कर लें, उसके बाद ही कोई मुकदमा कोर्ट में करें या ना करें। मेरा कहना यह है कि जजमेंट को आप अपने मामले से जोड़कर भले ही देख लें, लेकिन सिर्फ इस वीडियो और इस जजमेंट के आधार पर ही बिना कानूनी सलाह लिए कोई कदम न उठाएं। तो आइए अब हम इस लेटेस्ट जजमेंट की बात करते हैं, जो अभी हाल ही में दिनांक 24 अगस्त 2026 को रेजी बेबी बनाम सुबी मेरी एवं अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इस मामले में तथ्य ये था कि पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच 23 जुलाई 2016 को एक सेटलमेंट एग्रीमेंट यानी सुलह समझौता हुआ। इस समझौते में पत्नी ने पति के विरुद्ध भविष्य में किसी प्रकार का मौद्रिक दावा अथवा भरण पोषण का दावा नहीं करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही शुरू की और 30 जनवरी 2017 को डिवोर्स की डिक्री कोर्ट से मिल गई। लेकिन इसके बाद पत्नी और उसकी बेटी की ओर से एक मुकदमा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किया गया। इस मुकदमे को क्वैश करवाने के लिए पति ने केरला हाई कोर्ट में अपील किया, लेकिन जब हाई कोर्ट से ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ तो पति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और पति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि जब विवाद का समझौते के माध्यम से पहले ही निपटारा हो चुका है और पत्नी ने स्वयं भविष्य में कोई मौद्रिक अथवा भरण पोषण का दावा नहीं करने की बात एक्सेप्ट कर ली है, तो उसी पुराने विवाद को दोबारा उठाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जबकि दूसरी ओर इस मामले में पत्नी की ओर से यह तर्क दिया गया कि वो समझौता जो हुआ था वो दबाव में करवाया गया था और यह भी कहा गया कि उस समय वो जल्दी से तलाक की कार्रवाई समाप्त करवाना चाहती थी और इसी कारण उसने अपने मौद्रिक दावों को उस समय छोड़ने की बात स्वीकार कर ली थी। पत्नी की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि ऐसा समझौता जो वैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दे, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माना जाना चाहिए। मित्रों, दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड को देखते हुए कहा कि इस मामले में डीवी एक्ट की कार्रवाई एब्यूज ऑफ प्रोसेस यानी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि जब पत्नी ने स्वेच्छा से अपने सभी मौद्रिक दावों, जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल था, को छोड़ दिया था, तो बाद की कार्रवाई के माध्यम से उन्हीं दावों को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, इस मामले में केवल सेटलमेंट एग्रीमेंट ही नहीं था, बल्कि पत्नी ने 24 जनवरी 2017 को फैमिली कोर्ट के सामने एक एफिडेविट भी दिया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों के बीच सभी क्लेम्स और लायबिलिटीज का निपटारा हो चुका है और उन्होंने मेंटेनेंस का अपना क्लेम रिलिंक्विश कर दिया है। इतना ही नहीं, एफिडेविट में यह भी कहा गया था कि भविष्य में दोनों के बीच कोई क्लेम या लायबिलिटी नहीं होगी और डिवोर्स पिटीशन स्वतंत्र इच्छा से दाखिल की गई है।
तथा उसमें कोई कोवर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। मित्रों, इसी समझौते वाले बिंदु पर इस मामले में ये सवाल महत्वपूर्ण था कि क्या एक बार सुलह समझौता हो जाने के बाद ये कहना कि समझौता दबाव में हुआ था पर्याप्त माना जा सकता है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर कहा है कि इस मामले में एक बार सुलह समझौता हो जाने के बाद पत्नी ने बाद में समझौते और तलाक की डिक्री को चुनौती देने की बात तो कही, लेकिन उन्होंने न तो डिवोर्स डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही सेटलमेंट एग्रीमेंट को इनवैलिड घोषित करवाने के लिए कोई उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की। अगर वो दबाव में किया गया था तो उसे कानूनी कार्रवाई शुरू करना चाहिए था। इसलिए केवल यह कह देना कि समझौता दबाव में हुआ था अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर समझौता किसी दबाव में हुआ होता तो उसके खिलाफ पत्नी की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई जरूर की गई होती, लेकिन पत्नी ने कोई कानूनी कार्रवाई तो की नहीं थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि पक्षकार पढ़े लिखे, शिक्षित थे, वेल एजुकेटेड थे और अपने अधिकारों से भली भांति परिचित थे। इसलिए रिकॉर्ड की परिस्थितियों में समझौते और आपसी सहमति से तलाक को स्वैच्छिक माना गया। मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया निर्णय धनंजय राठी बनाम रुचिका राठी का भी उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने समझौते की अंतिमता पर, फाइनलिटी पर जोर देते हुए कहा था कि जब पक्षकार किसी वैध सेटलमेंट एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं और उसे मीडिएटर तथा कोर्ट के स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर बाद में उसकी शर्तों से पीछे हटने को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। यानी पति पत्नी के बीच हुआ कोई समझौता सिर्फ कागज का कोई टुकड़ा नहीं होता है। यदि दोनों पक्ष अपनी इच्छा से किसी विवाद का निपटारा करते हैं और उस समझौते के आधार पर आगे की न्यायिक कार्यवाही भी पूरी हो जाती है, तो फिर बाद में उसी पुराने विवाद को उलटकर फिर से मुकदमेबाजी शुरू करना सामान्यतः स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन इस फैसले में, इस जजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद भी देखने को मिला मित्रों, कि इस मामले में पत्नी और बेटी दोनों रिस्पोंडेंट्स थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो सुलह समझौता हुआ था पहले, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट सिर्फ पति और पत्नी के बीच ही हुआ था, और बेटी जो कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के समय बालिग हो चुकी थी, उस समझौते की पक्षकार थी ही नहीं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी के मौद्रिक अधिकारों को केवल पति पत्नी के बीच हुए किसी समझौते के आधार पर समाप्त नहीं माना जा सकता। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के अपील को तो स्वीकार कर लिया और केरल हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर 2018 के आदेश को रद्द भी कर दिया और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दाखिल मुकदमे की कार्रवाई को भी क्वेश कर दिया। लेकिन मित्रों, बेटी को कानून के अनुसार भविष्य में अपने मौद्रिक अधिकारों के लिए फ्रेश प्रोसीडिंग्स शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई, लिबर्टी दी गई। यानी बेटी चाहे तो कोई नया मुकदमा कर सकती है। और कहा गया कि बेटी बालिग हो चुकी थी, फिर भी बेटी चूंकि उस समझौते में शामिल नहीं थी, इसलिए वो अगर चाहे तो अपने लिए अलग से कोई नया मुकदमा कर सकती है। दोस्तों, इस जजमेंट से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में समझौता करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि पति पत्नी अपने सभी आर्थिक दावों का निपटारा कर रहे हैं तो सेटलमेंट एग्रीमेंट की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें ये जरूर लिखना चाहिए कि किस पक्ष को कितना पैसा मिला, किस दावे का निपटारा हुआ, भविष्य में कौन कौन से क्लेम्स नहीं किए जाएंगे, बच्चों के अधिकारों का क्या होगा, क्या कोई क्लेम जानबूझकर सेटलमेंट से बाहर रखा गया है। इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से सुलहनामे में लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में मुकदमा शुरू होने पर अदालत केवल मौखिक दावों को नहीं बल्कि पूरे रिकॉर्ड, समझौते, एफिडेविट और परिस्थितियों को देखती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों, कि पति पत्नी के बीच हुआ समझौता हर परिस्थिति में बच्चे के स्वतंत्र अधिकार को समाप्त नहीं कर देता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति सेटलमेंट एग्रीमेंट का पक्षकार ही नहीं था, उसके स्वतंत्र मौद्रिक दावे को उस समझौते के आधार पर समाप्त नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, रेजी बनाम सुबीर मेरी का यह जजमेंट वैवाहिक विवादों में सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता, उसकी अंतिमता, फाइनलिटी और उसके बाद दोबारा मुकदमेबाजी के प्रश्न पर बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है।
लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है मित्रों कि हर मामले में पत्नी के सभी अधिकार केवल एक समझौते से ही समाप्त हो सकते हैं। हर मामले के तथ्य दोस्तों अलग होते हैं और हर मामले में ये देखा जाता है कि समझौता किसने किया, किस परिस्थिति में किया, उसकी शर्तें क्या थीं, क्या उस पर न्यायालय की कोई मुहर लगी, क्या बाद में किसी पक्ष ने उसे चुनौती दी और क्या किसी तीसरे व्यक्ति विशेषकर बच्चे के स्वतंत्र अधिकार प्रभावित हो रहे हैं उस समझौते से। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखकर ही कोई कानूनी परिणाम कोर्ट द्वारा तय किया जाता है। इसलिए यदि आप किसी वैवाहिक विवाद में सेटलमेंट या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स करने जा रहे हैं तो किसी योग्य अधिवक्ता से पहले अपने दस्तावेज की कानूनी जांच अवश्य करवा लें और सारी बातें बताकर उनसे कानूनी सलाह लें। मित्रों, मैं हूं बजरंगबली उपाध्याय, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कानून की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे होगी हमारी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।